हेलो गाइज, आज के इस पिता पहचान क्लासेस में स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आई हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड काव्य खंड। आपके 12th के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके पाठ जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएं और उसके अलावे फिर जो व्याकरण पोर्शन है उसमें से भी जो आपको दिक्कत हो वह भी मैं आपको समय से 1 महीने पहले तक ख़त्म कर दूं, ताकि आप एग्ज़ाम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दे सके। ठीक है, तो आज के इस क्लास में काव्य खंड में मैं पाठ 12 लेकर आई हूँ, हार जीत, जो अशोक वाजपेयी जी की एक गद्य कविता है। ठीक है, इस क्लास में हम जानेंगे गद्य कविता क्या होती है और यह जो कविता है उनके संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ठीक है, तो पहले हम कवि परिचय जान लें, उसके बाद गद्य कविता क्या होती है वो हम जान लें, और उसके बाद कविता हार जीत में किस चीज के बारे में क्या व्याख्या की गई है हम उसका परिचय भी जानेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को भी हम देखेंगे। एक बात और स्पेशली मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में प्रीता पहचान क्लासेस वाले वीडियो में आपको आपसे संबंधित दिगंत भाग 2 से संबंधित जितने वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में काव्य खंड और गद्य खंड दोनों के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे, और व्याकरण पोर्शन में जितना भी मटेरियल आपके सिलेबस में है वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप दिगंत भाग 2 देखें और व्याकरण सत्र और व्याकरण विशेष सत्र, इतने में ही आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके 12th एग्जाम के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले कवि परिचय से। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृत कर्मी है। ये परिचय आपको आपके पाठ्य पुस्तक से ही प्राप्त हो जाता है, मैं आपको सिर्फ इशारा कर रही हूँ। ठीक है, जिसके पास किताब नहीं है वहां पर आपको इससे ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था। सदी के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। समसामयिक हिंदी मतलब आज के समय के ये कवि हैं, नई कविता आधुनिक युग के ये आज के समय के ये प्रमुख कवि हैं, और इन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि पाली। ठीक है, उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मकता गतिविधियों का दायरा बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, तो और शॉर्ट में इनका प्रमुख परिचय हम देख ले। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ। इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मूल निवास इनका सागर मध्य प्रदेश है। माता पिता के रूप में माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से इन्होंने प्राप्त की, यानी मध्य प्रदेश से। विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। इनकी वृत्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, यानी इनका जो पैशन था। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद में ये सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, और इनका संप्रति जो है दिल्ली में रहकर ये अभी स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं तत्काल में। अभी इनको सम्मान के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 जो साहित्य के लिए दिया जाता है, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि इनको प्राप्त हो चुका है। इनकी कृतियां जो रचनाएं हैं यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं।
3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां इनकी प्रकाशित हुई है। इनकी साहित्य पत्रकारिता जो है वह संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का इन्होंने संपादन किया है। ठीक है। द बुक रिव्यू, अनेक पत्रिकाओं के ये सलाहकार संपादक भी थे, समेत अनेक पत्रिकाओं के ये सलाहकार संपादक भी थे। यानी इन्होंने पत्रकारिता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम चलते हैं कि गद्य कविता होती क्या है। गद्य कविता मतलब कि जो कविता का स्वरूप है गेय के रूप में, उसमें नहीं होकर इसकी जो रचना होती है, इसकी जो बनावट होती है, गद्य के यानी प्रोज के लाइन की तरह होती है। इसका अपना विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ विषय वस्तु को हम काव्य रूप में, गेय रूप में पिरोकर नहीं कह सकते, और उसे शुद्ध रूप से गद्य कहना भी सही नहीं होगा। तो आज से 20-30 साल के पहले के समय से यह कविता हमारे साहित्य में, हमारे कवियों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुई और इस प्रकार की कविताएं बनने लगी। यानी कि गद्य रूप में, सीधे सीधे रूप में इस विषय वस्तु को कहना, एक प्रमुख विषय वस्तु को कहना। ठीक है। क्योंकि काव्य लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ क्या कहते हैं, साहित्यिक सीमाएं होती है, तो कुछ बातें ऐसी होती है जो उसमें बंद कर नहीं कही जा सकती। तो गद्य के रूप में, उस नॉर्मल तरीके से कविता के रूप में उसका वर्णन गद्य कविता के रूप में कहलाता है। ठीक है। यहाँ मैंने बता ही दिया कि प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है, और यह एक क्या है, गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी जी ने गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखी और प्रकाशित की है। हिंदी में गद्य काव्य तो बहुत पुराना है, जो वस्तुतः कविता नहीं, गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नहीं है। पिछले 15-20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा प्राप्त संख्या में लिखी गई है। ठीक है। इतनी ही बातें आपको गद्य कविता के रूप में विशेष रूप से जाननी थी। तो यहाँ पर हमने कवि परिचय देख लिया और गद्य कविता क्या होती है यह भी देख लिया। अब कविता में हम देखेंगे इस कविता के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं। यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है। यानी आज का जो शासक वर्ग है और उसकी जो राजनीति है और युद्ध और जो इतिहास का स्वरूप था, तो आज के संदर्भ में जो आम आदमी का मतलब उसमें क्या प्रश्न है, क्या भूमिका है, उसकी चर्चा हार और जीत के माध्यम से की जा रही है। और कौंध के क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को बेपर्द करती हुई इसमें एक ऐसी प्रतीति जाग जाती है जो परम मुखोपेक्षी और बंधुआ नहीं है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, यह कविता उन विषय को उठाते हुए एक बिजली की तरह हमारे अंदर भाव को जगाती है और बहुत सारे जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसका चित्रण हमें एक बैक करा देती है। किससे संबंधित? शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध और इतिहास और आम आदमी के ताने बुने पर बने हुए संबंधों को। ठीक है। और जो किसी की गुलाम नहीं है, वह बातों को यथार्थ रूप से एकदम बिजली की तरह वह हमारे सामने कह उठती है। गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है और ये बातें एकदम मानव के अनुकूल है, उपयोगी है। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यहाँ एक बानगी है। यानी कविता का जो एक नया स्वरूप गद्य कविता के रूप में 15 से 20 वर्षों में हमारे सामने प्रस्तुत है, तो यह आज की घटनाओं से संबंधित है और उसके स्वरूप का वर्णन करती है। अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम देखें और आप देखिए कविता का जो स्वरूप है अन्य कविताओं से ये थोड़ा भिन्न है। नहीं, ये लग रहा है कि यह क्या है, गद्य की पंक्तियां हैं, लेकिन वास्तव में ये गद्य कविता के स्वरूप को प्राप्त किए हुए है। यानी खूब लय में नहीं, लेकिन
क्या कहते हैं, जो कविता के जो प्रमुख रूप हैं, अपनी बातों को सटीक रूप से, सीधे रूप से कह देना, वह इसमें पिरोई गई है। देखिए क्या प्रसंग है यहाँ पर, आपने देखा ही इसकी विषय वस्तु क्या है। जो आज के जो शासक वर्ग हैं और जो उसकी राजनीति चल रही है, आम जनता को कैसे उससे अलग रखा जा रहा है और कैसे जानबूझकर, एक तरह से समझिए तो, उससे मतलब कि सही रूप से सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। जो वास्तविकता है वह नहीं दिखाकर कुछ और ही दिखा रहा है। इसी का पर्दाफाश यह कविता कर रही है कि हमारे सामने कैसा स्वरूप होता है और उसकी वास्तविकता क्या है, उस बात को यह कविता पूरी तरह से हमें स्पष्ट कर रही है। देखिए कविता के माध्यम से, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। यह किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन उत्सव मना रहा है? वो जो प्रभुत्व वर्ग है, जो शासक वर्ग है, वो जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो शासक वर्ग हैं, वे क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। और उसमें किसको शामिल कर रहे हैं? आम जनता को। आम जनता को क्या बता रहे हैं? उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं, जबकि आम जनता को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जो सामने वाला कह रहा है उसी पे विश्वास करके वह भी उत्सव मनाती है। यहाँ पर बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि जिन चीज़ों को हम जानते भी नहीं, सिर्फ सामने वाले के कहने पर हम उसी को मानकर उत्सव मनाते हैं, यहाँ कहाँ तक सही है? हो सकता है सामने वाला उल्टा ही भी बोल सकता है, उल्टा भी बोल रहा है। और आज के शासक पर और राजनीति का यही चेहरा हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो वही कविता यहाँ स्पष्ट कर रही है बड़े ही सुंदर शब्दों में। ठीक है, नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। मैंने अभी तुरंत बताया कि आम जनता को, नागरिकों को, ज्यादातर को, कुछ को पता हो भी, लेकिन बहुतों को, ज्यादातर संख्या में लोगों को पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था, किस बात पर युद्ध था, यह भी उसको पता नहीं है। सिर्फ उत्सव मनाए जा रहे हैं, उत्सव की तैयारी हो रही है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था और वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। कौन शत्रु था हमारे देश का और किस पे हमने विजय प्राप्त की, यह भी बहुतों को पता नहीं है। और लेकिन हम विजय पर्व मनाने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ इनका पता है कि उनकी विजय हुई है। सिर्फ उनको यह आश्वस्त किया गया है कि हमारी विजय हुई है। सच्चाई से कहीं इसका पाला नहीं है। यानी यथार्थ में हमारी जीत हुई है कि नहीं, या कौन सी कहानी हमें सुनाई जा रही है, उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, यह भी आम जनता को पता नहीं है। उनको से आशय क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, किसकी विजय हुई? सेना की कि शासक की? नहीं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारी सेना की विजय हुई, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? सेना मर कट रहे हैं, सीमाओं पर जहाँ युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर क्या कहते हैं, मर रहे हैं। उनके पास उतने हथियार भी नहीं होते ताकि वह दुश्मनों का सामना अच्छे से कर सके। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह अपने परिवार से दूर रहते हैं, हर तरह से जान को जोखिम में रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में रखते हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार को भी जो दैनिक भरण पोषण होता है उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हम विजय घोष क्या करते हैं? हमारी सेना जीत गई। नहीं, हम विजय पर्व मनाने को तैयार हैं। यहाँ पर वही कटाक्ष करके कहा जा रहा है कि सेना की विजय हुई कि शासक की? नहीं, शासक की विजय हुई। अब उनका नाम होगा और राजनीति में उसको नए नए पद मिलेंगे। सेना की जो भी हालत हो, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि नागरिकों की, आम जनता को इससे क्या लाभ हुआ या क्या नुकसान हुआ, यह उन्हें
पता भी नहीं है। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से अशोक वाजपेयी जी हमें निर्देश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को हमें समझना चाहिए। हम नागरिक हैं, हम भी अपने देश के नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य है तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और क्या यथार्थ है देश के प्रति, मतलब कि देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य और अधिकार है उसकी पूरी जानकारी और यथार्थ से हमारा सामना होना चाहिए। सच से यह जो हो रहा है उसकी वास्तविकता कहाँ तक है, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आम जनता क्या करते हैं, जो सुना दिया गया उसी पर सुनकर हम खुश हो जाते हैं। और हमारी जो वास्तविकता है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन की जो राहें हैं वो कैसी होनी चाहिए, वह हम भूलकर उसके विजय पर्व में शामिल हो जाते हैं। खुद को हम बेवकूफ बनाते हैं। नागरिकों को पता नहीं कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हम आम नागरिकों को ये भी पता नहीं होता कितने सैनिक गए थे युद्ध में, उनकी क्या स्थिति हुई, वो वहां से लौटे भी कि नहीं लौटे, कितने लौटे और कितने वहीं शहीद हो गए, उनकी क्या स्थिति है, कुछ भी हमें पता नहीं चलता। खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, यानी वहां पर जो शहीद हो गए उनकी सूची को अप्रकाशित रखा गया है, उसे सही रूप में नहीं बताया गया है। आज के समय की यही राजनीति है, यही स्वरूप है। तो हमें यह ध्यान देना है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। यानी उसी में से कोई व्यक्ति जिसको आंखों से जिसने आंखों से युद्ध के स्थिति को देखा, गंभीरता को देखा, वहां जो कष्ट थे, जो क्या कहते हैं, वहां पर जो कठिनाइयां थी, वहां जो घमासान था, शायद उसने देखा। वह सड़कों को सींचते हुए मन में कह रहा है, मतलब कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। यानी हमारे सैनिकों को युद्ध में वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाए जिससे वह सही रूप में जीत सके। नहीं, लौट कर आना ही विजय नहीं होती है। सीमा से एक समझौता कर लेना या लौट कर आ जाना और फिर विजय घोष करके विजय पर मनाना वास्तविक जीत नहीं होती। नहीं, यहाँ पर सैनिक के स्थिति का वर्णन बहुत सुंदर से कवि कर रहे हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। यहाँ पर सिर्फ दिखाया जाता है, शासक वर्ग उल्टा दिखा रहे हैं। नहीं, वहां मार काट में हमारे सैनिक कष्ट में थे, हथियार के कमी के कारण वो सही से युद्ध नहीं कर पाए, उन्हें वह सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन आम जनता को क्या दिखाया जाता है कि हमने वहां एकदम विजय पताका लहराया, हम जीत कर लौट रहे हैं, गाजे बाजे बजाए जाते हैं और हमें दिग्भ्रमित किया जाता है। गलत चेहरा दिखाया जाता है, उसका गलत स्वरूप दिखाया जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है। यहाँ पर जो मशक वाला इस बात को कह रहा है कि हम फिर से हार गए और क्या कहते हैं, हार कर ये गाजे बाजे जो हैं हम हार कर लौट रहे हैं, उसके लिए बजाया जा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसे महत्व देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह इसके लिए नहीं है। इसके लिए तो शासक वर्ग है, राजनीति के लोग हैं, उनकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? एक साधारण आम व्यक्ति पर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि उसको सिर्फ सड़क सींचने की जिम्मेवारी है। यानी आम जनता परेशान है और अलग अलग कामों में उसे लगाया जाता है और यहाँ पर गलतवाद का विजय घोष किया जाता है। इस तरफ कभी हमारा इशारा कर रहे हैं। ठीक है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, उसको कोई हक नहीं है उस मशक वाले को कि वह सच का आईना दिखाए, क्योंकि यहाँ सच बताने की जिम्मेवारी शासक वर्ग पर दे दी गई है, राजनीतिक वर्ग पर दे दी गई है और वो जो बोलेंगे वही सच होगा। ऐसी स्थिति आज के समसामयिक रूप में हमारे शासक वर्ग और राजनीतियों की हो गई है, जिन पर वे सेना के साथ ही लौट रहे हैं।
नहीं, यह बोलने का उसे अधिकार ही नहीं है, वो जिम्मेवारी ही नहीं है, और वो सेना के साथ लौट रहे हैं। उसे वास्तविकता पता है कि क्या है, लेकिन उसकी बातों को सुनने वाला और विश्वास करने वाला कोई नहीं है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यह बहुत ही सुंदर गद्य कविता, जिसमें हमारे शासक वर्ग और राजनीति, आम जनता से उसका संबंध, आम जनता का स्वरूप, वह भुलावा, जो भूल भुलैया जो दिखाया जा रहा है, उसके तरफ कभी हमारा इशारा कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी जीत होती है कि हम हर तरह से हार रहे हैं। नहीं, ये हार जीत का फैसला उन्होंने हम पे दिया है कि हमारी हार हो रही है कि हमारी जीत हो रही है। यह स्थिति का जिम्मेदार कौन है? अगर हम सजग नहीं हुए तो राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही शासक वर्ग हमें बुद्धू बनाकर हम जीते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारी जो स्थिति है और जो क्या कहते हैं, जो सैनिकों की स्थिति है, जो एक अहम भूमिका है जिसकी देश में, उसकी स्थिति ऐसे ही बद से बदतर बनी रहेगी, उसे भुलावे में रखा जाएगा। बहुत ही सुंदर कविता। आशा करती हूँ अब आप इसका प्रसंग, इसकी विषय वस्तु आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।